हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल पॉलीमैथ। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो थायराइड ग्लैंड है हमारा, वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज कर देते हैं। कोई डक्ट नहीं होता है जिसके थ्रू वो जाए। ओके, डायरेक्टली वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में हार्मोन सिक्रीट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, और ये हार्मोन सिक्रीट करता है। नेक्स्ट इज शेप, कि जो थायराइड ग्लैंड है उसका शेप कैसा होता है? बटरफ्लाई लाइक। ठीक है, तितली समान का शेप रहता है, तितली जैसा आकार रहता है। आप देख सकते हैं बटरफ्लाई लाइक शेप है। थर्ड, लोकेशन। तो कहाँ प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड हमारा? ये प्रेजेंट होता है लैरिंग्स के सामने, इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स। ओके, और रूट ऑफ द नेक, ये नेक है इसका रूट ऑफ द नेक में, और ईदर साइड ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, जो ट्रेकिया है हमारा, जो विंड पाइप है, उसके आजू बाजू प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। ओके, नाउ एनाटमी, अपन इसका अगर स्ट्रक्चर देखते हैं ग्रोसली, तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसके दो लोब्स होते हैं। ठीक है, राइट साइड में जो लोब होता है उसे राइट लोब ऑफ थायराइड कहते हैं, जो लेफ्ट साइड है उसे लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड कहते हैं। और ये जो दोनों लोब्स है वो कनेक्टेड रहते हैं इस्थमस के थ्रू। ठीक है, तो ये बीच में जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ये क्या है? आपका इस्थमस। ओके, सो बोथ द लोब्स ऑफ थायराइड्स आर कनेक्टेड बाय इस्थमस। ठीक है, ना वेट, कितना वेट होता है थायराइड का? तो 20 से 40 ग्राम्स तक के होता है। ठीक है, मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल में थायराइड ग्लैंड बड़ा रहता है, और इसकी जो साइज है वो वेरी करती है, चेंज होती रहती है। जैसे कि जब प्रेगनेंसी और लैक्टेशन का पीरियड आता है फीमेल्स में, तो थायराइड ग्लैंड थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पर जो थायराइड हार्मोन्स है उसकी बॉडी में नीड ज्यादा पड़ती है। ठीक है, वही हम बात करें जब मिनोपॉज हो जाता है, मिनोपॉज यानी जब मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है। ठीक है, जैसे कि 50 इयर्स के बाद होता है मिनोपॉज। ओके, तो उस टाइम पे क्या होता है? थायराइड ग्लैंड छोटा हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोन्स की। कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड? तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 हार्मोन्स रहते हैं। ठीक है, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो जो आपका T3 रहता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्राई आइडोथायरोक्सिन। ठीक है, ट्राई आइडोथायरोक्सिन। ट्राई मतलब क्या होता है? 3। इसमें क्या होता है? 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इसलिए हम इसका क्या कहते हैं? ट्राई आइडो थायरोक्सिन। ठीक है, तो ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। ठीक है, आइडो मतलब आयोडीन के मॉलिक्यूल्स, और थायरोक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट T4। T4 को ही हम क्या कहते हैं? थायरोक्सिन कहते हैं। ठीक है, थायरोक्सिन इज T4। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 4। सो टेट्रा, टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। टेट्रा आइडोथायरोक्सिन। ठीक है, आयोडीन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 4 है। थर्ड थर्ड हार्मोन कौन सा है आपका? कैल्सिटोनिन। तो जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करके रखता है। जैसे कि जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो कैल्सिटोनिन रिलीज होता है, और वो कैल्शियम का लेवल कम करता है ब्लड में। कैसे कम करता है? कैल्शियम को बोन के पास लेके जाता है। ठीक है, किडनी से कैल्शियम का एक्सक्रीशन करवाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कि जो आपका T3 है और T4 है वो आपकी फॉलिक्यूलर सेल्स सिक्रीट करती है, फॉलिक्यूलर सेल्स सिक्रीट करती है। और जो आपका कैल्सिटोनिन है वो पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट करती है। ओके, T3 एंड T4 फॉलिकुलर सेल सिक्रीट करती है, कैल्सिटोनिन जो है पैराफॉलिकुलर सेल्स करती है सिक्रीट। तो इसे डिटेल में समझते हैं हम। जो हमारा पूरा थायराइड ग्लैंड है वो किससे बना हुआ है? फॉलिकुलर सेल से बनाया हुआ है। जैसे आप ये रेड कलर के राउंड राउंड देख सकते हैं, ये क्या है? फॉलिकुलर सेल्स है। फॉलिकुलर सेल्स के आसपास में जो सेल प्रेजेंट होती है उसे हम पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। ठीक है, पैरा मतलब साइड में। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा? सबसे पहले थायराइड ग्लैंड किससे बना है? फॉलिकल्स से बना है, जिसकी हमने पहले भी बात करी थी। तो ये हमने क्या ड्रॉ कर दिए? फॉलिकल्स। ठीक है, ये आपके फॉलिकल्स हैं। ओके,
अब फॉलिकल्स में होते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स रहती है जिसे हम क्या कह रहे हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या है आपका फॉलिकल और ये आपकी क्या है, फॉलिक्यूलर सेल्स है। ठीक है, अब ये जो सेल्स रहती है ये क्या सिक्रीट करती है, थायरोग्लोबुलिन भी सिक्रीट करती है, T3 भी सिक्रीट करती है और T4 भी सिक्रीट करती है। सो ये सेल्स फिल कर देती है, पूरा भर जाता है किससे, थायरोग्लोबुलिन से। ये अंदर क्या प्रेजेंट है, रेड कलर का थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, अब ये जो फॉलिकल्स है इनके बीच में भी एक अलग प्रकार की सेल्स रहती है जिसे हम क्या कह रहे हैं, पैरा फॉलिकुलर सेल्स। पैरा मतलब साइड में, फॉलिकल्स के साइड में। ठीक है, जो फॉलिकल्स के साइड में सेल्स प्रेजेंट है उसे हम क्या कह रहे हैं, पैरा फॉलिकुलर सेल्स। और ये क्या सिक्रीट करती है आपका, कैल्सीटोनिन। ठीक है, जो कि कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है। तो ये हमने बात करी हिस्टोलॉजी की, और अब हम बात करते हैं कौन कौन से हार्मोन्स थे। T4 जिसे हम थायरोक्सिन कह रहे थे, और कितना परसेंट प्रेजेंट, 90% आपका थायरोक्सिन प्रेजेंट रहता है। अगर प्लाज्मा में देखिए कितना प्रेजेंट है, प्लाज्मा लेवल 8 माइक्रोग्राम पर DL। T3 जो आपका ट्राइहाइड्रोथायरोक्सिन है वो 10% प्रेजेंट रहता है। ठीक है, T4 बहुत ज्यादा है, 90% T4 ही है। और T3 का प्लाज्मा लेवल कितना है, 0.12 माइक्रोग्राम पर DL। ठीक है, थर्ड हार्मोन है आपका कैल्सीटोनिन, जो कि कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर रहा था। ठीक है, इसकी एक्टिविटी जो है वो पैराथ हार्मोन के अपोजिट चलती है। कैल्सीटोनिन जो है ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम करता है, पैराथ हार्मोन जो है वो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हिस्टोलॉजी हमने देख ली थी, फॉलिकुलर सेल्स क्या सिक्रीट कर रही है, T3 एंड T4। पैराफॉलिकुलर सेल्स आपकी कैल्सीटोनिन रिलीज कर रही है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। तो थायराइड हार्मोन्स कौन से हैं आपके, T3 और T4। तो ये क्या करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है कि जो आपके बॉडी के टिश्यू है उनको ऑक्सीजन लगता है फंक्शन करने के लिए, तो ये ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ा देते हैं। T3 T4 ऑक्सीजन का सप्लाई टिश्यू में बढ़ा देते हैं, तो वो ज्यादा जल्दी जल्दी फंक्शंस करते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी के टिश्यूज है वो जल्दी फंक्शन करते हैं, एनर्जी भी ज्यादा यूज करते हैं। एनर्जी किस फॉर्म में आती है हमारी, ATP के फॉर्म में आती है। ठीक है, तो T3 एंड T4 क्या करेंगे, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएंगे और वो सभी चीजों को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, हर मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देंगे। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो पेरिस्टालिसिस है उसका एक्टिविटी ज्यादा बढ़ा देंगे, हमारे रेस्पिरेशन को फास्ट कर देंगे, जो हमारा हार्ट है वो ज्यादा जल्दी जल्दी बीट करेगा। तो इस प्रकार के इनके फंक्शन रहते हैं। तो डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज कि ये क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। ठीक है, और ATP ज्यादा यूज करता है। सेकेंड, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, इंक्रीजेस ग्लूकोज प्रोडक्शन, ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। जैसे हम जो खाना खा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है, उसको सिंपल फॉर्म क्या होगा, हमारा ग्लूकोज होगा। तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन ज्यादा करता है ताकि हमारी सेल्स के पास ग्लूकोज जाए और जल्दी फंक्शन करे। ठीक है, और इसके अलावा फैट का क्या करता है, वो डिप्लीशन करता है, जो स्टोर फैट है उनका डिप्लीशन करता है। जो हमारा फैट है वो कहाँ स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में और फैट डिपोट्स में स्टोर होता है। तो जो हमारा T3 एंड T4 हार्मोन है वो उसे वहां से मोबिलाइज करते हैं, मतलब वहां से हटा के वो ब्लड स्ट्रीम में कर देते हैं। तो ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, फैटी एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, फैट को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा, फैटी एसिड बनेगा। तो फैटी एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है क्योंकि वो स्टोरेज जहाँ पे उनका था, एडिपोज टिश्यू में जहाँ था वहां से निकाल के उनको ब्लड में डाल देता है। ठीक है, इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है। क्यों, क्योंकि सेलुलर एक्टिविटी बढ़ रही है, मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है। ठीक है, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ग्रोथ पे असर है। ठीक है, अगर जो जैसे जो न्यूबॉर्न है या 1 या 2 साल के बच्चे हैं, अगर उनके अंदर थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो उनकी ग्रोथ स्टंटेड रहती है, यानी थोड़े छोटी हाइट के वो रहते हैं। उनका मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, यानी प्रॉपर मेंटल एक्टिविटी नहीं होती है, जो उनका IQ लेवल रहता है वो कम रहता है, क्योंकि ओवरऑल ये पूरी ग्रोथ पे आपकी असर करता है। ठीक है, तो जो ऑप्टिमम लेवल है थायराइड का वो बहुत ज़रूरी होता है। हार्ट रेट को भी बढ़ा देता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ GIT, जो पेरिस्टालिसिस वाली एक्टिविटी होती है, सभी चीज़ों को बढ़ाता है। जो बेसिक सेल लेवल पर एक्टिविटी है उससे इंक्रीज कर रहा है T3 एंड T4।
जब T3 एंड T4 का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में तो उसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। जब T3 एंड T4 का कम हो जाता है लेवल ब्लड में तो उन्हें हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थायराइड हार्मोन्स का कैसे रेगुलेशन होता है पूरी बॉडी में। तो जब बॉडी में डिमांड बढ़ जाती है, जैसे कि एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ज़्यादा हो गई, स्ट्रेस ले लिया, माल न्यूट्रिशन यानी खाने पीने में कमी हो और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो, तो इन सारी सिचुएशन में जो बॉडी की डिमांड है वो बढ़ जाती है कि मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट हो, जिसके लिए हमको हार्मोन्स चाहिए हमारे T3 एंड T4, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हमेशा हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल सेंड करता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है हार्मोन जिसका नाम है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब थायरोट्रोपिन को रिलीज करो। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ये सिग्नल जाता है, ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है फिर हमारा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब जो थायराइड है उसे स्टिमुलेट करना यानी तुम अब अपनी एक्टिविटी करो। ठीक है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया एंटीरियर पिट्यूटरी में, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया ये सिग्नल थायराइड ग्लैंड के पास जाता है। थायराइड ग्लैंड फिर क्या करता है, थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ाता है। ठीक है, हमने देखा था कि ये फॉलिकुलर सेल, ये फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स के अंदर फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट है। जो सिंथेसिस है T3 एंड T4 का वो इधर ही अंदर ही होता है थायरोग्लोबुलिन के अंदर। तो इसके सिंथेसिस के लिए हमें चाहिए रहती है आयोडीन। ठीक है, हमें चाहिए रहता है आयोडीन प्लस एक अमाइनो एसिड जिसका नाम है टायरोसिन। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें हमें डाइट से मिल जाती है। 1 mg ऑफ आयोडीन जरूरी रहता है एक वीक में ताकि प्रॉपर सिंथेसिस हो पाए थायराइड हार्मोन्स का। जो T3 एंड T4 उसमें क्या है, आयोडीन ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंथेसिस होता है T3 एंड T4 का। तो फिर हो गया T3 एंड T4 का सिंथेसिस। अगर T3 एंड T4 का सिंथेसिस ब्लड में बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर T3 एंड T4 का लेवल ज्यादा बढ़ गया तो क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस के पास। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस के पास कि नहीं, अब आप थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट मत करो और ये पूरी प्रोसेस नहीं करो, नहीं तो ज़्यादा बढ़ जाएगा लेवल। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक जाता है जिसे हम इनहिबिशन बोलते हैं। ठीक है, अगर T3 एंड T4 का ब्लड के अंदर लेवल बढ़ जाता है। वही दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है कि अगर T3 एंड T4 का लेवल कम है तो वापस से पॉजिटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस के पास कि जल्दी से तुम थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करो और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करेंगे T3 एंड T4। तो इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक। तो इस प्रकार का फीडबैक चलते रहता है और ब्लड में थायराइड का लेवल मेंटेन रहता है और नॉर्मल प्रोसेस चलती है। अगर इसका जो ये प्रोसेस है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो डिसऑर्डर हो जाते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं।